दिल्ली के शाही महल में एक सुबह जैसे ही दरबार शुरू हुआ, वहां हड़कंप मच गया। शाही खजाने की सबसे बेशकीमती वस्तु, नवरत्न रत्नमाला, चोरी हो चुकी थी। यह माला केवल खास मौकों पर निकाली जाती थी और उसकी सुरक्षा पर सदैव 4 सिपाही, 2 मंत्री और एक मुहर लगी होती थी। परंतु उस सुबह मुहर टूटी हुई थी, सिपाही बेहोश मिले और माला गायब थी। अकबर ने तिलमिलाकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? दरबार में तो बाहर से कोई आया ही नहीं। प्रधानमंत्री ने डरते हुए कहा, हुजूर, इसका मतलब है कि दोषी कोई अंदर का ही है। पूरा दरबार चुप, हर नजरों में संदेह, हर चेहरा डरा हुआ। बीरबल कहाँ हैं? अकबर गरजे। बीरबल दरबार में धीरे से आए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने चारों ओर देखा। हर व्यक्ति की आंखें उनसे बच रही थीं। बीरबल बोले, मुझे 3 दिन का समय दीजिए महाराज। इस अपराध का कोई गवाह नहीं है, लेकिन अपराधी ने अपनी पहचान छोड़ी है, अपने इरादे में। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने उन 4 सिपाहियों से बात की जो अब होश में थे। सभी का एक ही उत्तर था, हमने कुछ भी नहीं देखा, जैसे किसी ने धुएं में सब किया हो। फिर उन्होंने उन 2 मंत्रियों से बातचीत की जिनके पास उस रात रत्नमाला की चाबी रहती थी। एक मंत्री, महेश दास, अकबर के अत्यंत भरोसेमंद थे। दूसरे, विक्रम सिंह, कुछ समय से दरबार की राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बीरबल ने कहा, अगर किसी ने चोरी की है तो उसका उद्देश्य सिर्फ धन नहीं, सत्ता हो सकता है। उन्होंने पूरे महल में एक नोटिस लगवाया, जो भी अपराधी के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा, जो चुप रहेगा उसे अपराध में भागीदार समझा जाएगा। इसी बीच बीरबल ने एक रहस्यमयी योजना बनाई जिसमें उन्होंने पूरे दरबार को एक अलग ही चाल में फंसाया। बीरबल ने अपनी योजना के तहत दरबार में एक विशेष दरबार बुलाया जिसमें दरबारी, सिपाही, मंत्री और गुप्तचर सभी को बुलाया गया। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, रात्रि में चोरी तो हुई, लेकिन चोर ने एक संकेत छोड़ दिया है जो केवल उसकी आदत से जुड़ा है। आज रात हम पुनः वही स्थिति बनाएंगे, लेकिन इस बार सब कुछ देख रेख में होगा। रात को महल में नकली खजाना रखा गया। बीरबल ने गुप्त रूप से सभी स्थानों पर फूलों की पंखुड़ियां बिछा दीं, जिनमें एक विशेष प्रकार की कस्तूरी गंध होती थी जो सिर्फ पांवों की रगड़ से शरीर में चिपक जाती थी। अगली सुबह दरबार में सब उपस्थित हुए। बीरबल ने गुप्तचरों से कहा, अब जाकर सबके कपड़ों और जूतों में वही गंध ढूंढो। जांच शुरू हुई। अधिकतर लोग साफ निकले, लेकिन एक मंत्री, विक्रम सिंह, के जूतों से वही गंध मिली। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, हुजूर, क्या यह संयोग है कि जिस रात आपने गश्त नहीं की उसी रात चोरी हुई और उसी गंध की पुष्टि आपके वस्त्र कर रहे हैं? विक्रम सिंह बौखला गए। बोले, मैं तो बस निरीक्षण करने गया था, बिना किसी अनुमति के। बीरबल ने टोका। अब सबकी नजरें उस पर थीं, लेकिन बीरबल ने अब भी उसे अपराधी घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा, हमने अभी सत्य को देखा नहीं, बस उसकी परछाई को पहचाना है। असली प्रमाण अभी बाकी है। बीरबल ने एक नया पात्र जोड़ा, एक गवाह, जो सामने आया और बोला, मैंने विक्रम सिंह को रात्रि के तीसरे पहर खजाने के पास देखा था। बीरबल ने उसी समय मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने उनकी आंखों का रंग देखा? गवाह चुप, क्योंकि विक्रम सिंह की आंखें दरअसल एक कांच का चश्मा पहनती हैं। रात को वो उसे उतारते नहीं। आपने उन्हें स्पष्ट कैसे देखा? अब सब समझ गए, यह गवाह बीरबल ने स्वयं नियुक्त किया था, बस यह परखने के लिए कि असली चोर क्या प्रतिक्रिया देता है। विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। बीरबल जान चुके थे कि अब उन्हें विक्रम सिंह को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए एक ऐसा कदम उठाना होगा जिसमें न केवल बुद्धि बल्कि भावनाओं की भी परीक्षा हो। उन्होंने महाराज अकबर से एक विशेष अनुरोध किया, एक दिन के लिए विक्रम सिंह को दरबार का कार्यभार सौंपा जाए। अकबर चौंके, पर बीरबल की रणनीति पर भरोसा करते हुए उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन दरबार में विक्रम सिंह को सिंहासन के पास बैठाया गया और बीरबल ने उससे कुछ खास निर्णय लेने को कहा। बीरबल ने दरबार में 2 याचक बुलवाए, जिनमें से एक नकली था और एक असली। पहला याचक बोला, मेरा खेत जमींदार ने छीन लिया है। दूसरा बोला,
यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। दरअसल इसी ने मेरे परिवार को धमकी दी है। बीरबल ने विक्रम सिंह से पूछा, अब आप तय कीजिए, किसे न्याय मिलना चाहिए? विक्रम सिंह ने पहले व्यक्ति को सही ठहरा दिया। तभी बीरबल ने आदेश दिया, इन दोनों की जूतियां लाओ। जूतियों में मिट्टी के दो अलग अलग नमूने थे। एक में नदी की किनारे की काली मिट्टी और एक में ऊंची पहाड़ी की लाल मिट्टी। बीरबल ने कहा, असल याचक वही है जिसकी जूती की मिट्टी उसके गांव की होगी। और विक्रम सिंह ने जानबूझकर झूठे व्यक्ति का पक्ष लिया। अब अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। दरबार में सरगर्मी फैल गई। इसके बाद बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने खजाने के पिछले गुप्त मार्गों का पुनः निरीक्षण किया और एक स्थान पर फर्श के नीचे पाई गई माला की एक टूटी मोती की पोटली निकालकर दरबार में रख दी। बीरबल बोले, जो अपराध को छिपाता है वह कभी कभी कुछ छोड़ आता है, जैसे यह मोती। विक्रम सिंह अब हड़बड़ा गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह जाल है, मुझे फंसाने की साजिश है। बीरबल शांत स्वर में बोले, साजिश तो तब होती जब यह मोती आपके कक्ष के नीचे से न मिलता। अब दरबार में कोई संदेह नहीं बचा था। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। संकेत था कि अगली कार्यवाही शुरू की जाए। अब जबकि विक्रम सिंह पर संदेह लगभग सिद्ध हो चुका था, बीरबल ने आखिरी वार की योजना बनाई। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि अगले दिन एक विशेष सभा आयोजित की जाएगी जिसमें अपराधी को स्वयं अपनी गवाही देनी होगी, बिना बोले। सभी दरबारी चकित हो गए। बिना बोले? कई लोग फुसफुसाए। अगले दिन दरबार में एक विशेष यंत्र लाया गया, एक पारदर्शी कांच की घंटी जिसमें जलने वाली धूप रखी गई थी। बीरबल ने कहा, इसमें रखा धूप विशेष जड़ी बूटियों से बना है। यदि कोई दोषी व्यक्ति इसके पास जाएगा तो उसकी हथेलियों से पसीना छूटेगा और धुआं उसकी ओर खिंच जाएगा, लेकिन निर्दोषों के साथ ऐसा नहीं होगा। सभी दरबारी एक एक करके उस कांच के पास गए। किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में विक्रम सिंह की बारी आई। वह कांपते हुए पास गया। जैसे ही उसके हाथ कांच के ऊपर आए, धुआं ऊपर की ओर चढ़ने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने क्रोध में उठकर कहा, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह अब झुक गया। मैंने किया, लेकिन मजबूरी थी। मैं अपने कबीले को बचाने के लिए वह रत्न चुराना चाहता था। वहां सूखा पड़ा है। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन चोरी का रास्ता अपनाना न्याय नहीं है। दरबार में विक्रम सिंह को अपराधी घोषित कर दिया गया। लेकिन अकबर, जो कभी कभी दया दिखाते थे, बोले, अगर तुमने सच में अपने लोगों के लिए ऐसा किया तो तुम्हें दंड के साथ सेवा का अवसर भी मिलेगा। जेल में रहकर भी तुम अपने कबीले के लिए काम कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। एक बार फिर, बिना एक बूंद खून बहाए, अपराधी ने अपनी हार मान ली। अब जबकि अपराधी की पहचान हो चुकी थी और दरबार की गरिमा बहाल हो रही थी, बीरबल ने महाराज से अनुरोध किया कि अपराध को केवल सज्जा से नहीं बल्कि समाज में परिवर्तन से जोड़ा जाए। बीरबल बोले, महाराज, विक्रम सिंह ने भले ही अपराध किया, पर यदि उनका कथन सत्य है कि उनके कबीले में सूखा पड़ा है, तो यह अपराध एक चेतावनी भी हो सकता है। अकबर ने सिर हिलाया। तो क्या सुझाव है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल बोले, मैं चाहता हूं कि हम रत्नमाला को जनता के समक्ष एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करें। एक सत्य रत्न यात्रा निकाली जाए जो लोगों को यह दिखाए कि न्याय सिर्फ तलवार से नहीं, तराजू से भी होता है। कुछ दिनों बाद दिल्ली से एक शोभा यात्रा निकली जिसमें बीरबल, रत्नमाला और विक्रम सिंह को एक प्रतीक के रूप में शामिल किया गया। लोगों ने देखा कि कैसे एक अपराधी जिसने सच्चाई स्वीकार कर ली, अब न्याय का संदेशवाहक बना है। विक्रम सिंह को सार्वजनिक रूप से माफ किया गया, लेकिन एक शर्त पर। वह 3 वर्षों तक जनता की सेवा करेंगे और अपने कबीले के लिए वर्षा संचयन की योजना पर काम करेंगे। अंतिम दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम न होते तो क्या हम इस अपराध को सुलझा पाते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई को केवल आंखें नहीं देखती, उसकी आहट दिल महसूस करता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और इस प्रकार न केवल रत्नमाला वापस आई, बल्कि एक अपराधी को भी नया जीवन मिला और न्याय का तराजू
एक बार फिर बीरबल की चतुराई से संतुलित हुआ।